नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं और अपना ये पोर्शन देखना कौन से पोर्शन से हमारे नंबर ज्यादा गलत होते हैं। ठीक है, अगर अलंकार तो अलंकार पे वर्क करो, समास तो समास, जिस भी पोर्शन में हमारे कमजोर नंबर बनते हैं उस पर अपना वर्क करो, प्रैक्टिस सेट करो। हिंदी अपना धीरे धीरे अपने उच्च पायदान पर पहुंच जाएगी। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो हमारा हिंदी में दिया है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? किस विकल्प के? ठीक है, देख लेते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गलत, सूची या लुप्त। ऑप्शन नंबर बी में ब्याल, उरग, पन्नग। सी में दिया गया है रजनी, यामिनी, निशा। डी में दिया गया है रश्मि, अंशु, मयूख। तो रश्मि, अंशु, मयूख ये जो हमारे परस्पर है, किसके पर्यायवाची? ये किरण के पर्यायवाची है। जबकि रजनी, यामिनी और निशा ये रात के पर्यायवाची हो जाएंगे। ब्याल, उरग और पन्नग हमारे नाग के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो तीन ऑप्शन हमारे सही है, जो बराबर परस्पर सही दिए हैं। किसमें सही नहीं दिया गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसमें परस्पर पर्यायवाची सही नहीं है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज विदेशज से क्वेश्चन है, याद रखना। देशज शब्द की परिभाषा क्या होती है? अगर पूछा जाए, पूछी जाती है हमारे एग्जाम में, परिभाषा क्या होती है? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले देशज शब्द कहलाते हैं। अब देख लेते हैं, जो दिया गया अंटा, कलाई, जूता और चमचा, इसमें कौन सा शब्द है जो हमारा देशज नहीं है? तो जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, चमचा, ये हमारा देशज शब्द नहीं है। तो ये फिर किस भाषा का शब्द है? तो याद रखना, ये हमारा तुर्की भाषा के शब्द है। अब तुर्की भाषा के शब्द जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आते हैं, याद रखना। जैसे पहले हमारा उर्दू, ये पूछा जाता है उर्दू कौन सी भाषा का शब्द है? तो कहना ये तुर्की भाषा के शब्द है। उसके बाद देखो कितना महत्वपूर्ण शब्द है दरोगा, ये भी आपका तुर्की भाषा का शब्द है। मुगल जो हमारे यहाँ आए थे, कौन सी भाषा का शब्द है? ये भी हो जाएगा आपका, याद रखना, मुगल तुर्की भाषा का शब्द है। मुगल आए थे तो उनके साथ उनकी बेगम आई थी, और बेगम और बीबी दोनों आई थी। तो बेगम और बीबी कौन सी भाषा का शब्द है? ये भी हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। और ये जो बेगम और बीबी थी, ये अपने साथ क्या लाई थी? तो याद रखना, ये अपने साथ तमंचा लाई थी और तोप लाई थी। ठीक है, तमंचा, तोप और क्या लाई थी? ये अपने साथ लाश लाई थी। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है, आपको इसी तरह से याद रखना कि तुर्की भाषा के शब्द उर्दू है दरोगा, मुगल, मुगलों की बेगम आई, अपने साथ क्या कहले? तमंचा, तोप, और तमंचे तोप के साथ लाश लाई थी। तो ये कौन सी भाषा के शब्द है? याद रखना। ठीक है, हमारे तुर्की भाषा के शब्द है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। जितने हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक परस्पर सारे पर्यायवाची दिए गए हैं, जो हमारा आंसर होगा। पहले देख लेते हैं, औषध, दवा, भेषज, वैद। उसके बाद अलौकिक, लोकोत्तर, पीयूष, दिव्या। उसके बाद जलाशय, सरोवर, पुष्कर और तड़ाग। ठीक है, ये हमारे परस्पर सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएंगे। ये सब किसके पर्यायवाची है? तालाब के पर्यायवाची है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है जहां किसी बात को प्रत्यक्ष ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए, वहां पर कौन सा अलंकार है? देखो, कोई सा अलंकार पूछा गया है और अलंकार की परिभाषा पूछी गई है। मैंने आपसे बताया जब कभी भी आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी की परिभाषा जरूर पढ़ो, क्योंकि हिंदी में परिभाषा से क्वेश्चन 100% बनते हैं। जो इसमें दिया गया है, आप देखो कौन से अलंकार की परिभाषा दी गई है। जहां किसी बात को प्रत्यक्ष ना कहकर अप्रत्यक्ष कहा जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो जहां प्रत्यक्ष बात ना कही जाए, अप्रत्यक्ष कही जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यह हमारा अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अलंकार से क्वेश्चन था। अलंकार के बारे में याद रखना कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सजावट करना। क्या होता है अलंकार का शब्द? सजावट करना। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे आभूषण, गहना,
जेवर और पदक, ये चारों शब्द हमारे अलंकार के पर्यायवाची हैं, याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखो परिभाषा पूछी थी, याद रखना। इसी तरह से पूछे तो रूपक की परिभाषा पूछी जाती है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पूछी जाती है, सभी की परिभाषा पूछी जाती है, याद रखना। इसमें दिया गया है चाक शब्द का तत्सम क्या होगा, जो दिया गया है हमारा चाक शब्द का तत्सम क्या होगा, तो चाक शब्द का तत्सम ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, चक्र आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन दिया गया हमारा समास का क्वेश्चन है, इसमें है अव्यय समास का उदाहरण पहचानना है, जो हमारा अव्यय समास का उदाहरण है। पहला दिया गया यथाशक्ति, उसके बाद प्रत्येक, उसके बाद भरपेट। ये जो अव्यय समास है हमारा बहुत महत्वपूर्ण समास है, याद रखना। इसका कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसका पूर्व पद प्रधान होता है, और अव्यय समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है, और जो उपसर्ग आते हैं हमारे, जैसे आ उपसर्ग आता है, अनु, यथा, यावत, आ अनु यथा यावत, हर, भर, नी, डर। देखो ये उपसर्ग आते हैं, आप इन्हें याद कर लो, अव्यय समास हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आप अगर ऑप्शन में भी देखोगे तो देखो यथा आया है, प्रत्यक्ष आया है, भरपेट आया है, और ऑप्शन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। तो ये सभी क्या है हमारे, याद रखना, अव्यय समास के उदाहरण है। और अव्यय समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और उपसर्ग के रूप में क्या क्या शब्द आते हैं, आ, अनु, यथा, यावत, हर, भर, नी, डर, बे भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब हमारे अव्यय समास के उच्च उपसर्ग दिए गए हैं, आप इन्हें याद रखना। जहां भी ये मिल जाए आंख बंद करके लगा देना, अव्ययभाव समास। ठीक है, समास से क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं, तो हमेशा याद रखना हिंदी में समास के 4 भेद होते हैं, संस्कृत में समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, जो हमारे संस्कृत में कितने भेद होते हैं, 6, और हिंदी में कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कौन सी रचना कृष्ण काव्य से संबंधित है, रचना पूछी गई है कृष्ण काव्य से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया पंचवटी, कनुप्रिया, यशोदा, या भारत भारती। अब देखो इसमें जो दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, कनुप्रिया। ये जो हमारी रचना है ये कृष्ण काव्य से संबंधित है। अगर पूछी जाए ये किसकी रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ये हमारे धर्मवीर भारती की, धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, अब देखो हम बोलते हैं धर्मवीर भारती, ये जो भारतीय ये इनकी उपाधि है। ठीक है, जबकि इनका वास्तविक नाम क्या है, अगर पूछे धर्मवीर भारती का वास्तविक नाम, धर्मवीर वर्मा इनका वास्तविक नाम है। ठीक है, तो धर्मवीर भारती का वास्तविक नाम धर्मवीर वर्मा है। इनकी अन्य रचनाएं बात कर लेते एक बार, बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे आता आपका अंधा युग, अंधा युग धर्मवीर भारती की। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की है। उसके बाद जो आती है ठंडा लोहा, रचना किसकी है, धर्मवीर भारती। और जो सबसे महत्वपूर्ण आती है गुनाहों का देवता, कौन सी रचना है, गुनाहों का देवता। अब देखो गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय और ठंडा लोहा, ठीक है, किसकी रचना है, धर्मवीर भारती, या बोलो धर्मवीर वर्मा जिनका वास्तविक नाम है। अन्य जो रचना है जैसे भारत भारती, उसके बाद दी गई है यशोधरा, और उसके बाद पंचवटी। ये तीनों ही रचनाएं हमारी किसकी हो जाएंगी, ये तीनों रचना दी गई है मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की रचना। ठीक है, तो याद रखना पंचवटी, यशोधरा और भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। और जो इसमें दी गई थी कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है, याद रखना धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लोकोक्ति है, लोकोक्ति से क्वेश्चन है अंधेरी नगरी चौपट राजा, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। अब लोकोक्ति से क्वेश्चन है, लोकोक्ति क्या होती है हमारी,
पूर्ण वाक्य होती हैं, ये वाक्य का अंश नहीं होती। लोकोक्ति कौन सी भाषा का शब्द है जो आपको याद रखना है हमेशा? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, अब बात कर लेते अंधेरी नगरी चौपट राजा लोकोक्ति से क्या आशय है। इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशिक्षा का अंधकार राजकाज नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंधेरी नगरी चौपट राजा अशिक्षा का अंधकार राजकाज नष्ट कर देता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है। मृगनयनी में कौन सा समास दिया गया है? तो मृगनयनी में दिया गया हमारा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कर्मधारय समास पर्यायवाची शब्द वाला, ये आंसर हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, याद रखना कर्मधारय समास में खाने के नाम आते हैं, जितने भी खाने के नाम आते हैं सब हमारा कर्मधारय समास होता है। जितने भी रंग आते हैं सब में कौन सा हो जाएगा हमारा? कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे काली मिर्च, लाल मिर्च, काला पानी, लाल पानी, सब में कौन सा समास हो जाएगा हमारा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अव्यय समास से अभी हमारा क्वेश्चन था, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि कर्मधारय समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। द्विगु समास में हमारा कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। और इसमें जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है, क्योंकि द्विगु समास में संख्याएं आती है। ठीक है, समास से दो क्वेश्चन थे, हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसमें देखा है समूह के लिए सही पंक्ति चुनिए। जो समूह है इसका कौन सा पर्यायवाची हमारा सही बैठेगा, इसे एक बार देख लेते हैं। समूह के लिए पहले दल झुंड निकास, तो निकास तो होना नहीं। उसके बाद दल झुंड और निकाय, क्या ये सही होगा? दल झुंड निकाय का निकिया कर दिया। उसके बाद दल झुंड और निकाय, ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सब गलत है। ठीक है, तो समूह के जो पर्यायवाची दिए गए दल होता है, झुंड होता है और निकाय होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें जो हमारा दिया गया है। जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? अगर आपको परिभाषा पता है आप क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे कि जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से किसमें हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा इनकी बात होती है, तो ये हो जाएगा हमारा विस्मयादि बोधक। ठीक है, हर्ष, शोक, घृणा का भाव किसमें होता है? तो कहना विस्मयादि बोधक में होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि समुच्चय बोधक तो जोड़ने वाले होते हैं और निपात वाक्य पर जोड़ देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और संबंध बोचक जो हमारे संबंध दर्शाए जाते हैं। तो ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, निपात के बारे में याद रखना कि निपात के कितने भेद होते हैं? निपात के 9 भेद होते हैं। निपात से क्वेश्चन होगा तब निपात पर विशेष तौर से चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। खाली स्थान से क्वेश्चन दिया गया है, यह सदियों से चली आ रही है। सही शब्द के लिए खाली स्थान भरें। यह सदियों से चली आ रही है, सदियों से क्या चली आ रही है? समाटी, उपपाटी, परिपाटी या धरपाटी। तो ये ऑप्शन नंबर सी है हमारा। यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है, अर्थात यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्द का जोड़ा, दो शब्द का जोड़ा जो दिया गया है प्रथम एवं द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो। अर्थात दोनों जो हमारे दिए गए हैं दो शब्द, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों समान दिए गए हैं? जो पहला दिया गया है गजबसा, उसके बाद भानुफल, उसके बाद घनद, आभूषण, धाम, घाम, कुल, कुल नहीं लिखा, कुल लिखा और तीर लिखा है।
तो ये जो दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएंगे, क्योंकि कूल और तीर हमारे तीर के पर्यायवाची होते हैं दोनों, अन्य सब असंगत है। ठीक है, तो कौन सा अर्थ निकलेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सब क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए, सब वही क्वेश्चन है जो हमारे पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द छांटना है, जिसका अर्थ बिल्कुल भिन्न होगा। पहले दिया गया है आत्मजा, नंदनी, भार्या और कन्या। इनमें कौन सा अर्थ भिन्न है? जो भार्या शब्द है ये अलग है। भार्या किसका पर्यायवाची होता है? ये हमारा पत्नी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जबकि अन्य जो शब्द है आत्मजा, नंदनी और कन्या, ये किसके हैं? ये हमारी पुत्री के पर्यायवाची होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो अन्य जो भिन्न शब्द था क्या है? भार्य किसका पर्यायवाची है? पत्नी का पर्यायवाची होता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आया है। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? ग्रंथ का क्या नाम है? घुमक्कड़ शास्त्र। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें क्या बोला जाता था? घुमक्कड़ पंडित। तो घुमक्कड़ पंडित किसे बोला जाता है? याद रखना, व्यक्ति का नाम है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, और यही इनका घुमक्कड़ शास्त्र इनका ग्रंथ है, और इन्हें क्या बोला जाता है? घुमक्कड़ पंडित बोला जाता है। अन्य नाम जो होता है इनका, इन्हें ही केदार पांडे बोला जाता है। अन्य नाम इनका केदार पांडे है। सबसे बड़ी उपलब्धि पूछा जाता है, कोरवी भाषा का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना, कोरवी भाषा का जो नामकरण किया गया है राहुल सांकृत्यायन द्वारा ही किया गया है। अब बात कर लेते इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, जो इनकी रचनाएं हैं, जैसे मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। बोलगा से गंगा तक, सबसे महत्वपूर्ण, बोलगा से गंगा तक, बोलगा से गंगा तक किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट, भागो नहीं दुनिया बदलो, भागो नहीं दुनिया बदलो, राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद जो महत्वपूर्ण रचना आती है इनकी, दिमागी गुलामी। ठीक है, तो इनकी रचना है दिमागी गुलामी, भागो नहीं दुनिया बदलो, मेरी जीवन यात्रा और बोलगा से गंगा तक। ठीक है, और इनके नाम क्या है? केदार पांडे ने बोलते हैं, घुमक्कड़ पंडित ने बोला जाता है। और इन्हें किस भाषा का नामकरण किया है? कोरवी भाषा का नामकरण किया है। किसके द्वारा? राहुल सांकृत्यायन। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, मानसिक भाव छिपाना वाक्य के लिए सार्थक शब्द क्या है? अनेक शब्दों से एक शब्द है, इसमें बताना है आपका मानसिक भाव छुपाने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो मानसिक भाव छुपाने का अर्थ होता है अभियथा, मानसिक भाव छुपाने का अर्थ होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देवधनीस अर्थात देवेश, इसमें संधि पूछी गई है, कौन सी संधि हो जाएगी? देवेश। संधि से क्वेश्चन 3 भेद होते हैं, लेकिन इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? हमारी गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। और गुण संधि किसका भेद होता है? तो गुण संधि स्वर संधि का एक भेद होता है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, कृषाण का अर्थ पूछा है। कृषाण का क्या अर्थ होगा? पहले दिया गया कंजूस, उसके बाद तरबारी, उसके बाद क्षत्रिय लिखा है, और या किसान। तो किसका अर्थ होता है? किसान का अर्थ होता है कृषाण। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध शब्द छांटिए। कौन सा शब्द इसमें शुद्ध लिखा हुआ है? उसने एक ग्रंथ का निर्माण किया, उसने एक चित्र की रचना की है, उसकी शंका का समाधान हो गया है, इस पहेली का
समाधान हो गया है। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध छांटना है इसमें, तो उसमें जो दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसकी शंका का समाधान हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। शुद्ध रूप दिया गया है, अन्य शब्द हैं अशुद्ध रूप में दिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। दिया गया है समुच्चारित बिनार्थक शब्द दिए गए हैं जलज और दूसरा दिया गया है जलद, का अर्थ क्या होगा। शब्द युग्म से क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया आपका जलज और जलद का क्या अर्थ होगा। तो जलज होता है हमारा कमल का पर्यायवाची और जलद होता है बादल का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जलज जाया तो कमल और जलद दाया है तो आपका बादल का पर्यायवाची हो जाता है। शब्द युग्म से क्वेश्चन आते हैं, अब आने लगे हैं, पहले कम आते थे अब ज्यादा आने लगे हैं। नेक्स्ट अगली रचना देखते हैं। दिया गया है हंस पत्रिका से क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संस्थापक या संपादक कौन थे। हंस पत्रिका के बारे में पूछा गया है, किसी पत्रिका थी हंस, तो ये हमारे मुंशी प्रेमचंद की पत्रिका थी। पत्रिका का नाम क्या है, हंस पत्रिका है। ठीक, उसके बाद मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही, कथा सम्राट आदि नामों से जाना जाता है। इनके बारे में जो आपको मेन चीज याद रखनी है, इनका पहला उपन्यास कौन सा है, तो पहला उपन्यास होता है सेवा सदन। मुंशी प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन सा आता है, सेवा सदन, जिसे उर्दू भाषा में किस नाम से जाना जाता है, बाजारे हुस्न नाम से। बाजारे हुस्न का हिंदी नाम है सेवा सदन। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास। अगर इनका अधूरा उपन्यास पूछा जाए तो मंगलसूत्र होता है, मंगल सूत्र हो जाता है। ठीक है, कौन सा उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है 1936 में। उसके बाद मंगल सूत्र को जो पूरा करता है इनका बड़ा बेटा करता है, जिसका नाम है अमृत। ठीक है, तो याद रखना मुंशी प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास था मंगल सूत्र किसके द्वारा पूरा किया गया था, अमृत द्वारा, जो इनके बड़े बेटे थे। उसके बाद जो इनका सबसे प्रसिद्ध है, मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्धि का कारण कौन सा उपन्यास आता है, गोदान आता है। गोदान किसका उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद, और मुंशी प्रेमचंद का ही गोदान अंतिम उपन्यास भी है। प्रसिद्ध भी यही है और अंतिम भी यही है। अन्य जो बात आपको याद रखनी है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो उपन्यास का नाम याद रखना, सोजे वतन। ये ऐसा उपन्यास है जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। ये क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद से, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। जैसे सोजे वतन प्रतिबंध लगा दिया, गोदान अंतिम है और प्रसिद्ध भी गोदान आता है, मंगलसूत्र अधूरा आता है, किसके द्वारा पूरा किया गया था, अमृत द्वारा। सेवा सदन पहला आता है, इसे उर्दू में किस नाम से छापा गया था, तो कहना बाजारे हुस्न के नाम से छापा गया था। मुंशी प्रेमचंद पत्रिका पूछी थी, क्या नाम था, हंस पत्रिका किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न पंक्ति में अलंकार पहचानिए। अलंकार से क्वेश्चन है, दिया गया है प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटेड़ सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। इसमें कौन सा हमारा अलंकार है। देखो, अगर आपने अलंकार पढ़ रखे हैं, अगर आपने अलंकार पढ़े तो मैं ये कह सकता हूं कि आप इस अलंकार को छांट सकते हो। आपको अलंकार के अर्थ का नहीं पता, आप इसमें छांट सकते हो, क्योंकि ऑप्शन कितने दिए गए हैं, 4। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं, क्या इसमें कहीं भ्रांतिमान की बात हुई है। अगर भ्रांतिमान किसी भी शब्द से अगर भ्रम का बोध होता है या किसी भी उससे संदेह का बोध होता है, तो अगर भ्रम का बोध होता है भ्रम भ्रमित, ये हो जाएगा आपका भ्रांतिमान अलंकार। अगर संदेह का होता है तो संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई से में भी ना भ्रांतिमान अलंकार दिया गया ना संदेह अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होते हैं, इसमें हमारे वाचक चिन्ह आते हैं, जैसे सा सी से। ठीक है, क्या इसमें कहीं सा सी से दिए गए हैं, कहीं नहीं दिए गए हैं, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो हमारा ये
रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अलंकार से क्वेश्चन है, आप छांट के क्वेश्चन कर सकते हो। आप देख सकते हो अगर इसमें कहीं संध्या की बात होती है तो हम आपका लगा देंगे संध्या अलंकार, भ्रम की बात है तो भ्रांति मान अलंकार, कहीं सा सी से का प्रयोग हुआ है तो उपमा अलंकार, लेकिन अलंकार कौन सा इसमें? रूपक अलंकार है। ठीक है, उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बारे में आपको जो याद रखना है कि रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला षडग रूपक, दूसरा निर्डग रूपक, और तीसरा हो जाएगा आपका पारंपरिक रूपक। तो रूपक अलंकार के भेद पूछे जाते हैं, याद रखना। किस अलंकार में आरोप लगाया जाता है? तो रूपक अलंकार में आरोप लगाया जाता है। ठीक है, परिभाषा भी याद रखना। अलंकार से क्वेश्चन था, अगर आप अलंकार पहचान नहीं सकते तो आप अलंकार को छांट लिया करो, उस आधार से अलंकार हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया सही वर्तनी को चुनना है। वर्तनी से क्वेश्चन है, इसमें दिया गया सहानुभूति। कौन से ऑप्शन में सहानुभूति शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? सहानुभूति सब में ये लिखा है, किसी में अलग अलग नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा सही हो जाएगा, जो लिखा हुआ है सहानुभूति। सहानुभूति में कौन सा हमारा वर्तनी सही हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। पर्यायवाची दिया गया है, इसमें से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द है? बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब पता चल जाएगा आपके पर्यायवाची कितने अच्छे चल रहे हैं और कितने बुरे चल रहे हैं। इसमें विष्णु का पर्यायवाची पूछा है, कौन सा विष्णु का पर्यायवाची होगा? तो नीलकंठ किसका पर्यायवाची होता है? ये नीलकंठ शिव का पर्यायवाची होता है। माधव किसका पर्यायवाची है? माधव कृष्ण का पर्यायवाची होता है। चतुर्मुख किसका पर्यायवाची होगा? ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची दिया? ब्रह्मा का पर्यायवाची दिया गया है। तो अब बचा क्या? गरुड़ ध्वज किसका पर्यायवाची है? विष्णु का पर्यायवाची है। विष्णु के अन्य पर्यायवाची जो आपको याद रखना है, विभु विष्णु का पर्यायवाची है। विश्व रूपम विष्णु का पर्यायवाची दिया गया है। मुकुंद ये भी आपका विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा। जनार्दन जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है। लक्ष्मी के पति थे, लक्ष्मी पति ये भी विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा। अन्य पर्यायवाची में जो याद रखने हैं, श्रीधर श्री आया है। उसके बाद मधुसूदन मधुसूदन किसका पर्यायवाची है? ये भी हमारे विष्णु के पर्यायवाची है। इससे अलग की जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो आप याद रखना कि ऋषिकेश लिख लेना, आप याद रख लेना। गोविंद, दामोदर, केशव, चक्रपाणी। कौन कौन से हो गए? चक्रपाणी, केशव, ऋषिकेश, गोविंद, दामोदर। ठीक है, ये और एक और होता है नारायण। कौन सा? नारायण। ये जो शब्द दिए गए हैं आपके चक्रपाणी, केशव, ऋषिकेश, गोविंद, दामोदर, नारायण, ये आपके विष्णु के पर्यायवाची भी होते हैं। सभी विष्णु के भी पर्यायवाची है और ये कृष्ण के पर्यायवाची भी होते हैं। तो जब कभी विष्णु और कृष्ण के पर्यायवाची होंगे तो सही से करना है। जैसे देखो ये जो दिया गया था माधव, माधव पर्यायवाची विष्णु का भी होता है और ये कृष्ण का भी होता है, ये दोनों का है। लेकिन यहां जो दिया गया है इसमें गरुड़ ध्वज इसका सही आंसर माना है क्योंकि ये एग्जैक्ट है। ठीक है, तो जो नीचे लिखे गए हैं जैसे विभु, विश्वरूपम, मुकुंद, जनार्दन, लक्ष्मीपति, श्रीधर और मधुसूदन, ये बिल्कुल फिक्स है, विष्णु के हैं। जबकि चक्रपाणी, केशव, ऋषिकेश, गोविंद, दामोदर, नारायण ये मैच होकर मिलते हैं कृष्ण और विष्णु के।
ठीक है। तो पर्यायवाची क्वेश्चन आते हैं। अब देखो पर्यायवाची से एक दो क्वेश्चन आते हैं, अगर वो भी गलत हो जाए तो फिर हमने इतनी पर्यायवाची से मेहनत करते हैं, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ो, व्यवस्था से पढ़ना बिल्कुल। ये आप लिख लेना कि ये जो दोनों तरफ मैच होते हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा शुद्ध रूप दिया गया है। कौन सा शुद्ध रूप दिया गया है? एक, फूलों की माला आइए, ये तो देखते ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं जो दिया गया है, फूलों की माला ले आइए एक, अच्छा बिल्कुल, ये भी बिल्कुल देखते ही गलत हो जाएगा। फूलों की एक माला ले आइए, ये अभी तक सही है। उसका फूलों की माला एक से लाइए, ये भी गलत हो जाएगा। इतना शुद्ध लिखा कि अपने आप पढ़ते हुए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने गिव अवे की, जो आपको गिव अवे बताना है। गिव अवे बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपको बताना है कि क्रियार्थक संख्या क्या होती है। देखो ये नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन टफ होगा आप इसे सर्च करोगे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और गिव अवे में हमेशा वो पूछे जाते हैं जो एग्जाम में आते हैं, जो हमें लगता है थोड़े क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। तो बताना आपको क्रियार्थक संख्या क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा बताना है आपको अभ्यार्थक संख्या क्या होती है। दोनों संख्या की परिभाषा बतानी है, ये आपके लिए गिव अवे है। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।